अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर भट्ट। दोस्तों, हुकूमत ने हर साल की तरह इस साल भी यौम पाकिस्तान के मौका पर सरकारी एजाज़ात तकसीम किए हैं। जिन शख्सियात को ये एजाज़ात मिले हैं, इनमें से कई नामों ने पूरी कौम को कंफ्यूज करके रख दिया है। खिलाड़ी हों या सोशल वर्कर, सहाफ़ी हों या फ़नकार, अवार्ड पाने वाले फ़नकारों के कारनामे आम तौर पर आवाम के सामने होते हैं। इनके काम से सोसाइटी के बड़े हिस्से को कोई ना कोई बड़ा फ़ायदा मिल रहा होता है, तो इन्हें इन एजाज़ात का मुस्तहिक़ करार दिया जाता है। इस साल उमर फ़ारूक से इरफान मेमन और मुनीर फ़ारूक से डॉक्टर तोक़ीर हुसैन शाह समेत कई नामों पर सवालात उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि इन सब ने कौम के लिए आखिर कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है जिसे कौम जानती ही नहीं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ये शख्सियात किन कारनामों पर मंजिल पा गई, किसी पर टाउट तो किसी पर फ्रंट मैन होने के इल्ज़ामात क्यों लग रहे हैं, कौन किसके ज़रिए किस मुकाम तक पहुंचा। साथ ही हम जानेंगे आखिर ये अवार्ड जीतने वाले का फैसला कौन और कैसे करता है। मेरे साथ रहिएगा। उमर फ़ारूक नामी एक शख्स को समाजी शोबे में खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़ दिया गया। ये वही उमर फ़ारूक हैं जिन्होंने इमरान खान और इनकी अहलिया के खिलाफ तोशाखाना केस में अहम तरीन किरदार अदा किया था। इनको अवार्ड देते हुए वफाकी हुकूमत ने इनकी किसी मखसूस अवामी खिदमत का जिक्र नहीं किया, इसलिए हम नहीं जानते कि अवाम के लिए उन्होंने क्या कारनामा सरअंजाम दिया है। हाँ, अलबत्ता हम ये ज़रूर जानते हैं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में उमर फ़ारूक का नाम इंतहाई मतलूब शख्स के तौर पर सामने आया था। अपनी बीवी को संगीन धमकियाँ देने और बच्चे छीन लेने के इल्ज़ाम में उमर फ़ारूक के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज था। ये इश्तिहारी भी थे, इनका पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट था और इनका नाम इंटरपोल के मुलज़मों की लिस्ट में भी शामिल था। इन्होंने दावा किया था कि इमरान खान ने तोशाखाना से ली गई कीमती घड़ी इन्हें बेची थी। उमर फ़ारूक इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस में सरकारी गवाह भी थे। जियो न्यूज़ ने उमर फ़ारूक को भरपूर कवरेज दी थी और शाहज़ेब खानज़ादा ने अपने प्रोग्राम में इन्हें इल्ज़ामात लगाने का भरपूर मौका फराहम किया था। उन्होंने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। आए दिन कोई ना कोई फरमाइशें आती रहती थी उनसे, किसी के लिए होटल बुक करवा दें, कभी किसी को शॉपिंग के लिए पैसे दे दें, कभी कोई टिकट भिजवा दें। तो आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ दिस। बाद में जाली शनाख्ती कार्ड बनवाने से लेकर बेटियों के अगवा तक उमर फ़ारूक को हर इल्ज़ाम से बरी कर दिया गया। अवार्ड देने वाली कमेटी के सरबराह एहसन इकबाल ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि इन्हें याद नहीं कि इन्होंने उमर फ़ारूक का नाम अवार्ड देने वालों की फहरिस्त में शामिल किया था। उमर फ़ारूक नार्वे हुकूमत को कई $1 मिलियन फ्रॉड केस में मतलूब है। गुज़िश्ता साल 14 अगस्त को जब उमर फ़ारूक को अवार्ड देने का ऐलान हुआ तो नार्वे की एक वेबसाइट ने एक खबर शाया की थी। इस खबर की सुर्खी में लिखा गया था कि जो बंदा नार्वे को $multi million फ्रॉड में मतलूब है, पाकिस्तान का सदर इसे एक मोतबर अवार्ड देने जा रहा है। सितारा इम्तियाज़ पाने वाले इरफान नवाज़ मेमन DC इस्लामाबाद तैनात हैं। इरफान मेमन तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने के बाद खबरों में आना शुरू हुए थे। PTI इरफान नवाज़ मेमन से इस्लामाबाद में जलसा करने की बार बार दरख्वास्त करती रही और वो हर बार ये दरख्वास्त मुस्तरद करते रहे। और सिर्फ यही नहीं, PTI ने जब भी वफाकी दारुल हुकूमत में रैली या जलसे जुलूस का ऐलान किया, DC इस्लामाबाद दफ़ा 144 नाफिज करते रहे। गुज़िश्ता साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरयार अफरीदी को खिलाफ कानून गिरफ्तार करने पर इरफान मेमन को सज़ा सुनाई थी। जस्टिस बाबर सत्तार ने DC इस्लामाबाद को 6 माह कैद और 1 लाख रुपये जुर्माना किया था। अपने फैसले में जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा था कि इरफान मेमन ने 9 मई से 2 नवंबर के दौरान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की नज़रबंदी के 69 ऑर्डर जारी किए हैं। इन ऑर्डर का निशाना बनने वाले PTI रहनुमाओं को मजमूई तौर पर 1000 से ज़्यादा दिन तक नज़रबंद रहना पड़ा। एक वक्त ऐसा भी आया जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 में से 7 जज इरफान मेमन के खिलाफ केसेस सुन रहे थे। हुकूमत ने इसी डिप्टी कमिश्नर को सितारा इम्तियाज़ से नवाज दिया, जिसकी सज़ा के खिलाफ अपील मुअत्तल हुई है, अभी ख़त्म नहीं हुई। हुकूमत और ताकतवर हल्कों ने अपने लिए खिदमात सरअंजाम देने वाले कई सहाफ़ियों को भी सरकारी एजाज़ात से नवाजा है। इनमें एक नुमाया नाम मुनीर फ़ारूक का है। ये मौसूफ़ आजकल 365 न्यूज़ पर करंट अफेयर शो की मेज़बानी करते हैं।
लेकिन इनकी असल पहचान इस्टेब्लिशमेंट के सख्त पैगाम को तहरीक इंसाफ और आवाम तक पहुँचाना है। 9 मई के बाद से इनका किरदार कौमी मीडिया और सोशल मीडिया पर काफ़ी नुमायाँ हुआ है। ये किरदार पीटीआई लीडर और सपोर्टर को डराने का था और वो इन्होंने बखूबी निभाकर दिखाया। तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं की तरह शेख रशीद भी पुरसरार तौर पर लापता हो गए थे। फिर अचानक एक रोज़ मुनीर फारूक के प्रोग्राम में इनके सामने बैठे इंटरव्यू दे रहे थे। शेख रशीद ने अपनी गुमशुदगी को चिल्ला करार दिया तो मुनीर फारूक ने भरपूर सवाल जवाब का सेशन कर दिया कि हमारी गलती यहीं से शुरू हुई जो हमने आसम मरीज का अपनी काम का ऐसी बैल मुझे मार वाली। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं उनके साथ काम नहीं कर सका जब वो DGISI थे। एक लापता शख्स का इंटरव्यू करने पर मुनीर फारूक को सख्त तनकीद का सामना भी करना पड़ा। सहाफ़त में हमें इनका कोई और बड़ा कारनामा तो नज़र नहीं आता। शायद हुकूमत की नज़र में यही कारनामा इतना बड़ा है जिस पर सरकारी एजाज़ तो बनता है। तमगा इम्तियाज़ के दूसरे हकदार कामरान शाहिद आजकल दुनिया TV प्रोग्राम पर प्राइम टाइम शो की मेज़बानी करते हैं। इसके अलावा वो सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से इनका मौक़िफ़ भी आवाम के साथ शेयर करते रहते हैं। इमरान खान के आर्मी चीफ को ख़त की बात चली तो कामरान शाहिद ने सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से सख्त पैगाम ट्विटर पर शेयर किया। DG ISPR ने हाल ही में जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन मुकम्मल होने की खबर कामरान शाहिद के प्रोग्राम में ही ब्रेक की थी। अपने प्रोग्राम में कामरान शाहिद रियासती और हुकूमती मौक़िफ़ ही आगे बढ़ाते नज़र आते हैं। उन्होंने अपने कैरियर में कई बड़े इंटरव्यूज़ किए, लेकिन जिस इंटरव्यू ने इन्हें मुतनाज़ा बना दिया वो था उमर डार का इंटरव्यू। इमरान खान के करीबी साथी कई महीनों से लापता थे और फिर अचानक एक दिन वो कामरान शाहिद के साथ इंटरव्यू में पेश कर दिए गए। इस इंटरव्यू में कामरान शाहिद एक मजबूर शख्स के साथ बैठकर इसके पार्टी लीडर का तमस्खर भी उगाते रहे। यार ये क्या था, ये रूहानियत का मर्तबा जो दिया इमरान साहब को, बुशरा बीबी का आइडिया था, इसका था? मुझे इसका अंदाजा नहीं है। तो लोग आंखें बंद करते थे इस तरह करके और फिर इमरान साहब को फील करते थे। खैर मैं तुझे भी करते थे। इस इंटरव्यू पर कामरान शाहिद को ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाया गया। इनके अलावा भी कई लीगी तर्जुमान सहाफ़ियों को एजाज़ात से नवाजा गया है। इन्हीं में एक लाहौर के सहाफ़ी सुलेमान गनी हैं जिन पर सारी उम्र नून लीग का रिपोर्टर होने का टैग लगा रहा। एक और रिवार्ड याफ्ता हसन अयूब खान सलमान गनी के रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल पा गए हैं। फ़र्क ये है कि हसन अयूब नून लीग के साथ साथ ताकतवरों की तर्जुमानी का फरीज़ा भी सरअंजाम दे रहे हैं। नून लीग की हुकूमत इससे पहले लीगी तर्जुमान समझे जाने वाले कई सहाफ़ियों को सरकारी अवार्ड से नवाज चुकी है। इनमें मुजीबुर रहमान शामी, सुहेल वड़ाइज, फ़हद हुसैन, जावेद चौधरी, सलीम बुखारी, इफ्तिखार अहमद, फरीदा फ़रूकी, आमिर इलियास राना और वक़ार सत्ती भी शामिल हैं। यहाँ मैं आपको ये बात वाज़िया कर दूँ कि पाकिस्तान में सारे सहाफ़ी इस कबील के नहीं। पाकिस्तान में निसार उस्मानी, ज़बीर न्याज़ी, वसतुल्लाह खान और मोहम्मद हलीर जैसे सहाफ़ी भी सहाफ़त की इज़्ज़त बढ़ा रहे हैं। ये हुकूमत वक्त के तर्जुमान नहीं बनते और ना ही ताकतवर हल्कों के। इनका किरदार और इखलाकी पोजीशन इतनी मजबूत होती है कि सरकारी अवार्ड इनके लिए कोई माने नहीं रखता। ज़मीर न्याज़ी को 1994 में सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी अता किया गया। कराची के 6 अखबारात पर पाबंदी लगी तो ज़मीर न्याज़ी ने एहतजाजन ये तमगा वापस कर दिया। कराची यूनिवर्सिटी में इन्हें डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री देने का ऐलान किया। ज़मीर न्याज़ी ने ये अवार्ड लेने के लिए गवर्नर हाउस जाने से इनकार कर दिया। इसी तरह मोहम्मद हनीफ को इनकी शानदार सहाफ़ती खिदमात पर सितारा इम्तियाज़ अता किया गया। 2 साल पहले सन 2023 में उन्होंने बलोच मुजाहिरीन पर रियासती जबर के खिलाफ एहतजाजन सितारा इम्तियाज़ वापस कर दिया। हलाल इम्तियाज़ पाने वालों में 2 नाम अवाम की ख़ास तवज्जो का मरकज़ बने। इनमें सदर आसफ ज़रदारी के इंतहाई करीबी साथी ख्वाजा अनवर मज़ी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथी डॉक्टर तोक़ीर शाह शामिल हैं। पहले देखते हैं कि ख्वाजा अनवर मजीद कौन हैं और इनकी मुल्क कौम के लिए क्या खिदमात हैं। ख्वाजा अनवर मजीद सिंध में सबसे ज़्यादा शुगर मिलों के मालिक हैं। इनकी शुगर मिलों में वडेरो शुगर मिल, बांदी शुगर, खोसकी शुगर, अंसारी शुगर, टंडो अलायार शुगर, भवानी शुगर, न्यू दादू शुगर, लॉर्ड शुगर और चंवर शुगर मिल भी शामिल हैं। ख्वाजा अनवर मजीद का नाम पहली मरतबा सन 2018 में जाली बैंक अकाउंट्स में आम होना शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनने वाली JIT ने 29 बैंक अकाउंट्स को जाली करार दिया था। JIT के मुताबिक इन अकाउंट से 42 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी। FIA की तहकीकात के मुताबिक ये 42 अरब रुपए मुबैना तौर पर आसिफ ज़रदारी
और फरयाल सारपुर समेत कई कंपनियों को मुंतकिल किए गए। तहकीकात के मुताबिक बहरिया कराची के जैन मलिक ने भी इस रकम में 75 करोड़ रुपए जमा कराए थे। जाली बैंक अकाउंट्स में अनवर मजीद के अलावा आसिफ जरदारी के एक और करीबी साथी हुसैन लवाई भी गिरफ्तार किए हुए थे। हुसैन लवाई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सरबराह भी रह चुके हैं। FIA के अलावा नैब भी इस केस की तहकीकात करता रहा। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी नैब में पेशियां भुगतते रहे। जाली अकाउंट्स केस अभी तक अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचा और अनवर मजीद फिलहाल इम्तियाज ले उड़े। फिलहाल इम्तियाज पाने वाले डॉक्टर तकीर हुसैन शाह इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मशीर हैं। वो CSS का इम्तिहान पास करके 1991 में DMG का हिस्सा बने। शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बने तो उन्होंने डॉक्टर तकीर शाह को अपना डिप्टी सेक्रेटरी तैनात कर दिया। इसके बाद वो तरक्की करते हुए शहबाज शरीफ के दूसरे दौर में इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए। इसी दौरान मॉडल टाउन का सानहा पेश आया। डॉक्टर ताहिर कादरी ने इन्हें सानहा के मरकज़ी मुल्ज़मों में भी शामिल किया था। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल का कहना था कि डॉक्टर तकीर शाह मॉडल टाउन कत्लेआम के कोऑर्डिनेटर थे। डॉक्टर तकीर शाह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान के सफ़ीर तैनात हुए तो पाकिस्तान अवामी तहरीक ने इनके खिलाफ ख़त भी लिखा। PDM हुकूमत में शहबाज शरीफ ने तकीर शाह को प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर किया। इस मौका पर डॉक्टर तकीर शाह का नाम रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में भी सामने आया। कमिश्नर रावलपिंडी सैयद गुलजार हुसैन की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ था कि डॉक्टर तकीर और उनके ख़ानदान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए रिंग रोड के डिज़ाइन में तब्दीली की गई थी। दिसंबर 2022 में रिटायर्ड होते ही शहबाज शरीफ ने इन्हें नई शीट तख्लीक करके कॉन्ट्रैक्ट पर अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी रख लिया। इसके अलावा वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर के साथ भी बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी काम करते रहे। इसके बाद वो वर्ल्ड बैंक में बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर खिदमात देने बैरून मुल्क चले गए। गुज़िश्ता साल इलेक्शन के बाद शहबाज शरीफ दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन गए। शहबाज शरीफ ने फरवरी 2025 में डॉक्टर तकीर शाह को पाकिस्तान वापस बुलाकर अपना मशीर बना लिया। डॉक्टर तकीर शाह के कैरियर पर नज़र डालने से इनकी प्रोफेशनल खिदमात का अंदाज़ा हो या ना हो, शहबाज शरीफ से इनकी गुर्बत का अंदाज़ा खूब हो जाता है। दोस्तों, ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिर सिविल अवार्ड्स देने का फ़ैसला कौन और कैसे करता है। सिविल अवार्ड्स देने के लिए हुकूमत हर साल एक कमेटी बनाती है। आमतौर पर एक वफाकी वज़ीर इस कमेटी का हेड होता है। इस साल मुस्लिम लीग नून के वज़ीर एहसन इकबाल इस कमेटी के हेड थे। हर वजारत का सेक्रेटरी अपने शोबे की नुमाया शख्सियात का नाम अवार्ड के लिए काबीना डिवीजन को भेजता है। काबीना डिवीजन इन तमाम नामों की फहरिस्त इस कमेटी को भेजती है। इस तरह चारों सूबों में कमेटियां अपने अपने नाम फाइनल करके इस कमेटी को भिजवाती है। कमेटी इस फहरिस्त को देखकर फैसला करती है किसे कौन सा अवार्ड देना है और किसे अवार्ड नहीं देना। कमेटी ये फहरिस्त फाइनल करके प्राइम मिनिस्टर रोड भिजवा देती है, जहां इसमें मज़ीद नाम भी शामिल किए जा सकते हैं। इसी तरह ऐवान सदर में भी इस लिस्ट छेड़छाड़ की जा सकती है। सन 2014 में इस कमेटी के सरबराह हुकूमती तर्जुमान इरफान सिद्दीकी थे और एक इंटरव्यू में उन्होंने अवार्ड देने के अमल में बेज़ाब्तियों का इकरार किया था। इनका कहना था कि कमेटी का सरबराह या मेंबरान अवार्ड की फहरिस्त में नाअहल अफराद को भी अपने असर रूप से शामिल करते हैं। उन्होंने मज़ीद इंकशाफ किया था कि कमेटी में सिफारिश चलती है और टका कर चलती है, चहीतापन भी चलता है और कहीं कहीं मेरिट भी चलता है। इस जवाब से आप सबकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि हुकूमत ने सरकारी अवार्ड कैसे बांटे हैं। उम्मीद है आपको आज का वीलॉग पसंद आया होगा। ऐसे मज़ीद वीलॉग्स देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।